हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। आई जस्ट होप कि फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। जो भी आप लोगों को टफ वर्ड्स लगे होंगे उसको अंडरलाइन करके उनकी मीनिंग्स लिख ली होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेनिंग चैप्टर। सो कहाँ पे हम थे? एल्सा से उन्होंने शादी कर ली 1919 में डिवोर्स लेने के बाद। आइंस्टाइंस न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। कोइंसाइडेड मतलब कि बेटा साथ ही साथ, जैसे कि उन्होंने पर्सनल चैप्टर जिस समय उनकी शादी हुई 1919 में, अगर दो चीज़ें सिमिलरली एक ही टाइम पे हैपन हो तो उसको वहाँ पर हम कोइंसाइडेड का वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जिस समय पे 1919 में जब उनकी शादी हुई, एक और चीज़ भी थी उनके साथ। वो क्या था कि उनका वर्ल्ड लेवल पे नाम फेमस हो रहा था, वो फेमस हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने एल्सा से शादी की उनके लाइफ में फेम आना शुरू हो गया। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. जैसे कि 1951 में उन्होंने पब्लिश किया था, एंड पब्लिश कौन सा पेपर पब्लिश किया था? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड इसकी वजह से ग्रेविटी, आपको पता है कि बेटा कि कोई भी चीज़ अगर हम पकड़ के नीचे अगर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। सो उसको एक अलग सी थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट की, एंड उसका इम्पैक्ट ग्रेविटी पे पड़ा इनके इस थ्योरी की वजह से। एंड बहुत सारी ऐसी थ्योरीज थी जिसकी वजह से रिवोल्यूशन आने लगा। उन्होंने 1915 में एक और बात कही थी कि एन एक्लिप्स ऑफ सन in the of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। 1951 में उन्होंने कहा था कि 1919 में एक एक्लिप्स आएगा, और उन्होंने थ्योरी में अपना बताया भी था। एंड उनकी 1915 की थ्योरी जो थी वो 1919 में साबित भी हो गई। उन्होंने क्या कहा था? आइंस्टाइन करेक्टली कैलकुलेटेड एंड एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। उन्होंने 1915 में ही बता दिया था कि 1999 में एक एक्लिप्स होगा, एंड जिस तरह से सूरज सामने आएगा तो जो स्टार्स की जो पोजीशन है वो किस तरीके से, जो स्टार्स का लाइट है वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट, टकरा के जो लाइट है सन को टकरा के वो किस तरीके से पड़ेगा रोशनी अर्थ पे। एंड एक्यूरेट उन्होंने कैलकुलेशंस भी की थी, एंड इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन की वजह से इवन मीडिया में भी वो छा गए थे। न्यूज़पेपर ने प्रोक्लेम करना, डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था कि ये जो साइंस फील्ड में सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. As I've already told, maybe not in your class, but in other class, शायद maybe 10th या 12th में, ये नोबेल प्राइज सबसे वर्ल्ड का सबसे फेमस प्राइज है, जो कि 6 फील्ड में मिलता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, फिजियोलॉजी में, एंड आई थिंक एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, चलो आप समझ लेना, 6 फील्ड्स में मिलता है। सो उनको फिजिक्स में सबसे बड़ा रिवॉर्ड अवार्ड मिला था 1921 में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। मतलब 1921 के बाद तो फिर भाई उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। हर तरह से उनका ही नाम हो रहा था, चाहे वो वर्ल्ड मीडिया की बात करें, सभी लोग उनको प्रेस कर रहे थे। लॉडेड मतलब कि प्रेस कर रहे थे बेटा। इन्विटेशंस पे इन्विटेशंस आ रहे थे हर मीडिया से, वर्ल्ड की कोई भी मीडिया क्यों ना हो, न्यूज़पेपर क्यों ना हो, उनके इंटरव्यूज़ को लेने के लिए तरस रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक रिवोल्यूशन लेकर आए थे वो साइंस फील्ड में। When the Nazi came to, अब हम थोड़ा सा इधर चलेंगे कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे भी एल्बर्ट आइंस्टाइन थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। एंड बहुत ही डिस्टर्बिंग था, क्योंकि बेटा एज अ साइंटिस्ट अगर हम देखें हैं आज तक एल्बर्ट आइंस्टाइन को, तो उनका एक और एस्पेक्ट है, और वो है ह्यूमैनिटेरियन। वो वर्ल्ड के बारे में बहुत सोचा करते थे। वो चाहते थे कि वर्ल्ड में बहुत पीस हो, नॉन वायलेंस हो, एंड सभी को इक्वली ट्रीटमेंट मिले। एंड वो खुद ज्यूज थे, यहूदी थे, जिन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अगर हम बात करें नाजी, जिसका जो मेन हेड था वो एडोल्फ हिटलर था, वो जब पावर में आया जर्मनी में 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने क्या किया? एमिग्रेटेड मतलब बेटा कि परमानेंटली आप अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि जर्मनी को छोड़ के वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शिफ्ट हो गए। 5 साल बाद उन्हें पता चला कि बर्लिन जो कैपिटल है जर्मनी का, वहाँ पर डिस्कवरी हुई है न्यूक्लियर फिशन की। यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन मतलब बेटा कि इसके थ्रू आप ये प्रोसीजर होता है, इसके थ्रू आप
एटम बॉम्ब बना पाते, एटॉमिक बॉम्ब बना पाते हो। एंड ये बहुत ही डिस्टर्बिंग था, जितने भी फिजिसिस्ट थे, जितने भी लोग थे जो फिजिक्स से बिलोंग करते, उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग था कि हम साइंस का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से क्यों कर रहे हैं, हम वर्ल्ड को तबाही की तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं। एंड इसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा दुखी थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन हैड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। और एल्बर्ट आइंस्टाइन को हर वक्त डर लगता था कि अगर न्यूक्लियर फिशन डिस्कवर कर लिया है तो इसकी बेसिस पे वो बॉम्ब भी बना सकते हैं। और इसलिए वो हमेशा डरते थे कि कहीं नाजीज जो हैं, हिटलर की जो ग्रुप है, वो कहीं बॉम्ब ना बना ले एंड वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर ना चले जा। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक रिक्वेस्ट किया था उनके कलीग ने आइंस्टाइन से, एंड इसीलिए आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आप पढ़ सकते हो उनके बारे में भी गूगल पे। सो उन्होंने लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, और उन्होंने वार्न किया अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि प्लीज़ इस चीज़ को रोकिए, क्योंकि ये जो बॉम्ब है वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि वो एक पोर्ट को एक्सप्लोड कर सकता है। सिर्फ पोर्ट को नहीं, आसपास के जितनी भी टेरिटरी हैं, सराउंडिंग्स है, वो दूर दूर तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन कर सकता है। सो प्लीज़ स्टॉप दिस। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। और इनके जो वर्ड्स है वो इफेक्ट तो हुए, बट इन अ नेगेटिव वे। पॉजिटिव वे के बदले में अमेरिका ने क्या किया, चुपके से खुद ही बॉम्ब बना लिया, एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। अभी तो जर्मनी सोच रहा था बनाने का, और अमेरिका ने बना दिया, और बनाकर उनने जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा भी दिया इन अगस्त 1945। एंड उसका जो इम्पैक्ट था वो कई जनरेशन टू जनरेशन रहा बेटा। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एंड जिसकी वजह से आइंस्टाइन ही वॉज कम्प्लीटली शेकन। वो एकदम हिल गए थे कि उन्होंने पॉजिटिव वे में लेटर लिखा था। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जितना डिस्ट्रक्शन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो कभी नहीं हुआ था, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव। पब्लिक मिसिव मतलब बेटा एक ऑफिशियल लेटर होता है, बहुत ही लंबा होता है, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो कि आपका क्या परसेप्शन है। सो उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा, एक ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फॉर्म किया गया था। ये एसोसिएशन, ये ग्रुप फॉर्म किया गया था, उनको लेटर भेजा और कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए। एंड किस बेसिस पे बननी चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में शांति हो, हिंसा ना हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन पिछली बारी जब उन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट जानने की कोशिश की तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, और इस बारी जब उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर लिखा फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड की भलाई के लिए, तो कोई जवाब नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई गवर्नमेंट नहीं बनी। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले जो 10 साल थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के, उन्होंने खुद ये डिसाइड किया कि आई हैव टू गो इन टू द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। नॉट बिकॉज यार आज के पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रही हूँ कि लोग जा रहे हैं और गलत करप्ट हो जा रहे हैं, हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन थे, जो वर्ल्ड के बारे में सोचते थे, जो ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते थे। वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, और उनका मुद्दा क्या था, उनका मेन रीजन क्या था, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। एंड उनका ये था कि जो आर्म्स बन रहे हैं अलग अलग जगह पे, जो भी बॉम्ब्स इन्वेंट हो रहा है, सारी चीज़ें जो गलत तरीके से फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा है और जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं वर्ल्ड में, उनको रोकना और वर्ल्ड लेवल पे पीस को प्रोपोगेट करना और डेमोक्रेसी को लेकर आना। डेमोक्रेसी मतलब कि फ्रीडम बेटा, मुनाकी ना हो, एक डिक्टेटर ना हो, खड़ा ना हो डिक्टेटर की भाई जो वो बोले, बल्कि लोगों के पास ये हक हो कि वो किसको एक पोजीशन में रखना चाहते हैं, जो उनको लीड करे, जो उन पे रूल करे। वो भी रूल ना करे, रूलिंग जो चले वो पीपल की चले। इसीलिए वो चाहते थे कि इस तरह की जो है, इस तरह का जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म हो। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientist genius. एंड जब 1955 में उनकी डेथ हुई थी तो सिर्फ उनको एक साइंटिस्ट जीनियस नहीं माना जाता था बेटा, लेकिन एक विजनरी माना जाता था। विजनरी मतलब बेटा होता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो अपने प्रेजेंट को इतनी बखूबी तरीके से चला रहा है कि उसको ये भी पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो वो एक फ्यूचर को एक्सपेक्ट करते थे जो कि बेहतर हो, जो कि पॉजिटिव हो, एंड
वर्ल्ड सिटीजनशिप उनको मिली थी, वो वर्ल्ड के सिटीजन कहलाते थे क्योंकि वो वर्ल्ड के बारे में सोचा करते थे विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो हमेशा सोचते थे कि वर्ल्ड की भलाई हो। पर्टिकुलरली वो जर्मनी के बारे में नहीं सोचा करते थे, पर्टिकुलरली वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में नहीं सोचा करते थे, बल्कि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ये प्रोपोगेट किया था पीस एंड ह्यूमैनिटी के बारे में कि हर जगह ये चीज़ होनी चाहिए। आई जस्ट होप कि बेटा ये चैप्टर क्लियर होगा आप लोगों का। कुछ मिस तो नहीं किया ना मैंने? ओके 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 ओके, एक चीज़ एक जगह मिस हो गया, मैं भी सोच रही थी कि कुछ मिस हुआ है। ये बेटा लाइन मिस हो गई है मेरे से, आई एम रियली सॉरी। Okay. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had. And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. Fascism मैंने मिस कर दिया था। फासिज्म बेटा एक डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ एक गवर्नमेंट होती है जहाँ पे सिर्फ राजा और कितने भी अत्याचार कर सकते हैं, जिस तरह का एडोल्फ हिटलर के टाइम का था। लेकिन हिटलर ने ये इन्वेंट नहीं किया था, ये जो गवर्नमेंट थी, ये डिक्टेटरशिप जो थी वो हिटलर ने इन्वेंट नहीं किया था। किसी इटली के, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, मैं आप लोग को याद अगर आ गया तो बता दूंगी इसी क्लास में, बट किसी और ने इन्वेंट किया था जिसपे बहुत ही ज़्यादा मोनार्किज्म हो, बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप हो। ऐसे और भी डिक्टेटर्स है ना जिन्होंने बहुत ज़्यादा रूल करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा सताने की कोशिश की है। तो उस फासिज्म से दूर उन्होंने क्या किया, वो भागकर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आए कि इस तरह की डिक्टेटरशिप ना मिले। आई जस्ट होप कि बेटा ये चैप्टर क्लियर होगा एंड आपको सीखने को मिला होगा कि आज तक आप आइंस्टाइन को एक साइंटिस्ट के तौर पे देखा करते थे। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि आइंस्टाइन लव्ड लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट एंड एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट पता चला उनके बारे में। वो क्या था कि उनका एक ह्यूमैनिटेरियन साइड भी था जहाँ पर वो पीस प्रोपोगेट किया करते थे, ह्यूमैनिटी को प्रोपोगेट किया करते थे, इक्वालिटी को प्रोपोगेट किया करते थे एंड ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ दोज जो वायलेंस को बढ़ावा दिया करते थे, आर्म्स बनाया करते थे, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाया करते थे। तो शुरू से ही वो बिल्कुल ही अपोज किया करते थे इन सारे चीज़ों को। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जस्ट ट्राई टू बी लाइक अ आइंस्टाइन। मे बी इन योर लाइफ देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु होता ना कि who look down upon you, जो आपको नीचे की तरफ देखते होंगे, they make you feel inferior about yourself, but just don't lose hope, don't lose hope। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, just stick to that thing and continuity रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, परसिवरेंस रखिए एंड करते जाइए करते जाइए करते जाइए। डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लाइक आइंस्टाइन। मे बी इस टाइम पे ना समझे लो, मे बी आइंस्टाइन की जैसे मदर, हेडमास्टर एंड फादर नहीं समझते थे, उनको फ्रीक कहा करते थे, उनको कहते थे कि वो कुछ लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएंगे। बट नोबडी नोज ना कि कौन किस चीज़ के लिए बना हुआ है, कौन किस चीज़ के लिए डेस्टिन्ड है, ठीक है। सो नोबडी नोज फ्यूचर। सो आइंस्टाइन की तरह ही आप कंसिस्टेंसी रखो, मेहनत करने की कोशिश करो एंड डेफिनेटली आप बहुत ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ट्राई टू बी मोर ह्यूमन। बाय बाय।